यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शीट मिल गई है, उसको सॉल्व करो। एक तीन हमें सेट दिए हुए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी निकालना है। ए माइनस बी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है? ए के उन एलिमेंट्स को हम हटा देंगे जो बी में आ रहे हैं। तो 2 और 4 बी में आ रहे हैं, तो ए में से बी के उन एलिमेंट्स को हटा देंगे। फिर बी में से सी के एलिमेंट्स को हटाना है, तो बी में से सी के एलिमेंट्स 2 और 5 हट जाएंगे। तो ए के अंदर क्या बचा? 1। और बी के अंदर क्या बचा? सिर्फ 4। और इन दोनों सेट्स का कार्टिजियन प्रोडक्ट क्या बचेगा? 1,4। अब 1,4 सिंगल इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या होगा? सेट होगा। तो उसको किस में रखेंगे? करली ब्रेसेस में भी रखना पड़ेगा, है ना। ये अगर बी और सी ऑप्शन अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो एक जैसे नहीं है। ये वाला ऑप्शन सिर्फ एलिमेंट को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है? सेट को। तो हमें क्या निकालना होता है? कंप्लीट सेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा था इसमें? ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दिया तो 1 बचा, और बी में से सी के एलिमेंट को बचा दिया, 4 बचा। दोनों का कार्टिजियन प्रोडक्ट करा, 1 क्रॉस 4, 1,4। सेकेंड वाला करो। हम्म, बी, डी, क्या? नन ऑफ दीज। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट 1 to 9, ठीक है, और इस तरह से रिलेशन में एलिमेंट्स रखने हैं कि x की जगह पर हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, x की जगह पे 2 रखा तो y की वैल्यू 6 आई, x की जगह पर 3 रखा, y की वैल्यू 9 आई, x की जगह पर 4 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12, जो कि कंसिडर नहीं करी जाएगी क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट नहीं है वो। ठीक है, तो उसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये तीन एलिमेंट्स आएंगे, 1,3, 2,6 और 3,9। नन ऑफ दिस।
ठीक है, x क्योंकि पहला एलिमेंट रहेगा और दूसरा एलिमेंट y रहेगा, तो क्या आगे जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है, ठीक है, ये वाला थर्ड। ए, ये रिलेशन हमें गिवन है, आर इनवर्स निकालना है, 3 1 इसमें आ गया, 5 2 आ गया, 3 3 आ गया, ए। अच्छा 2 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी वो, है ना, 2 होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, 1 2 3 होना चाहिए था एक्चुअली, इसमें 1 2 3 होना चाहिए था। हाँ अब इसको करेक्ट कर लो ना, 1 2 3 उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ठीक है, फोर्थ वाला, एक्स और वाई के ऐसे एलिमेंट्स जो लेस देन इक्वल्स टू 4 बनाए, कौन सा वाला, सी, फिफ्थ। रिलेटिवली प्राइम बोला है, रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम, जो आपस में दोनों क्या होंगे, जिनका एचसीएफ 1 होगा। तो अगर मैं 2 के साथ देखूं तो 2 के साथ कौन सा आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 के साथ 6 नहीं आ सकता, 7 आ सकता है, 2 के साथ 10 नहीं आ सकता, फिर 3 के साथ कौन आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 3 के साथ 10 आ जाएगा, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 7 आ सकता है, फिर 5 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 7 आ सकता है। अब अगर इसके मैं डोमेन में देखूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 है, 3 है, 4 और 5, 2 3 4 5। क्लियर, देखो सही है। हम्म, ठीक है, फिफ्थ वाला फिर से बता दे रहा हूं, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, रिलेटिवली प्राइम बोला है, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट्स एक पिक करेंगे 2 का और देखेंगे ये किसके साथ प्राइम होगा, 2 के साथ 3 को प्राइम होगा, है ना, दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 के साथ 6 नहीं ले सकते, उनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 7 के साथ भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा एचसीएफ। 5 10 के साथ नहीं ले सकते, 10 के साथ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के साथ 7, फिर 3 के साथ 7, ये आपस में कैसे है, रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 है, और डोमेन कौन सा होता है, पहले पहले एलिमेंट, तो 2 3 4 5 आंसर हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। R be a relation on n defined by x plus 2y equals to 8. The domain of R is set of all natural numbers. अगर मैं नेचुरल नंबर देखूं तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो अगर मैं पहले 2 ऐसी इक्वेशन बना दूं, 2y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, तो x की जगह पर अगर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 7/2, जो कि नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अगर x की जगह पे 2 रखा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, अगर x की जगह पर 3 रखा नहीं होगा, x की जगह पर
4 रखा तो फिर 2 आ जाएगा, और 2 नहीं 1 आ जाएगा ना। x की जगह पर अगर 4 रखा, हाँ 2 आ जाएगा, और फिर अगर x की जगह पर 5 रखा तो भी नहीं होगा, 6 रखा तो 1 आ जाएगा, 7 रखा तो नहीं रख सकते, 8 रखा तो 0, 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, 0 नहीं आएगा, इसलिए कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2 4 6, ऑप्शन सी, 0 नहीं होता नेचुरल नंबर में। क्लियर है? नेक्स्ट, एक में p एलिमेंट है, एक में q एलिमेंट है, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, p इंटू क्यू। अगर कोई भी रिलेशन r है तो वो किसका सबसेट होता है, a क्रॉस b का। अगर कोई एक रिलेशन r है फ्रॉम अ फाइनाइट सेट a हैविंग m एलिमेंट्स टू अ फाइनाइट सेट हैविंग b n एलिमेंट्स, ठीक है, a में m एलिमेंट्स है और b में n एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, द नंबर ऑफ रिलेशन, तो कितने हो जाएंगे, m इंटू एन, a क्रॉस b में कितने होंगे, m इंटू एन, और उसके फिर पावर सेट, मतलब 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। फिर उसके बाद 10th, R इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ठीक है, n एलिमेंट्स है और उसी नंबर में ही निकालना है हमें, द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन a, अभी भी इसमें रिलेशन ही निकालना है, तो पहले a क्रॉस a निकालेंगे, a क्रॉस a कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, और n स्क्वायर किस में चढ़ जाएगा, 2 की पावर में, तो 2 पावर n स्क्वायर। जब भी रिलेशंस पूछा जाएगा तो a क्रॉस a और a क्रॉस b के एलिमेंट्स को किस पे चढ़ाएंगे, 2 की पावर में, है ना। सिर्फ सबसेट पूछा जाएगा तब 2 की पावर n होता है, रिलेशन में क्या होगा, 2 की पावर mn या फिर n स्क्वायर, क्योंकि a क्रॉस a या फिर a क्रॉस b के पावर सेट बनेंगे, ठीक है। विजिबल है पीछे से, ठीक है, अब विजिबल है, ठीक है, तो इसका 2 पावर mn हो गया था और इसका 2 पावर n स्क्वायर। उसके बाद 11th, ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन में समझ रहे हो डिफरेंस, इसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ रिलेशंस, और इसमें पूछा है नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है ना, तो एक ही सेट के अंदर के सबसेट बनेंगे, तो अगर उसके अंदर n एलिमेंट है तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, और यहां पर क्योंकि n स्क्वायर एलिमेंट्स बनते इसलिए था 2 पावर n स्क्वायर, समझ गए ना, उसके अंदर कितने रिलेशंस बन सकते हैं और इसमें था कितने सबसेट बन सकते हैं। 12th, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी वाले को हटा देंगे, तो टोटल कितने बनेंगे इसमें, 2 पावर 4, और उसमें से एक हटा देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15, स्मॉलेस्ट सेट ए, ठीक है, यहां तक ठीक है। ट्वेल्थ तक ठीक है। ए के अंदर वन, इसका यूनियन बताना है और स्मॉलेस्ट सेट बताना है ए का, तो 1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 5 9 की हमें जरूरत है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेट कौन सा हो जाएगा, 3 5 9, क्लियर है। 14th, अब इसके हमें सेट पावर सेट बनाने, तो पहला तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसलिए 5, फिर 5 एलिमेंट लेकर एक सेट बनेगा तो 5 ओनली, फिर कर्ली ब्रेसेस के साथ ये एलिमेंट है, ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एलिमेंट, इसको सेट बनाने के लिए इसको कर्ली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा, कॉमा, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट 5 और दूसरा एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस वाला 5, और ये सेट क्लोज, और फिर बस 4 ही बनेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, तो 2 रेज टू द पावर 2 मतलब कितने एलिमेंट्स आएंगे,
4 एलिमेंट्स आएंगे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। इसको पूरे को ए भी लिख सकते हैं ना, इस पूरे को ए भी लिख सकते हैं। तो 5 करली ब्रेसेस 5 डबल करली ब्रेसेस 5 और कंप्लीट ए। ठीक है, इसीलिए मैंने उस दिन तुम लोगों से ये पावर सेट बनवाए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो निकाल ही सकते हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा, पूरा पावर सेट बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए उसकी। क्लियर है? नेक्स्ट 15, इसमें तो डाउट नहीं है ना? इसमें तो बस कंपेयर करना है। x माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस वन और 2y प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू। फाइंड x एंड y। क्या आ रहा है? a। नेक्स्ट 16, ऑर्डर्ड पेयर निकालना है जो जिसमें कि x जो है वो लेस देन हो y से। ठीक है, तो अगर मैं पहले एलिमेंट ले लूं 2, तो 2 के साथ y का कौन सा एलिमेंट आएगा जो इससे बड़ा होगा? 2 के साथ 4 आ सकता है जो 2 से बड़ा है, और 2 के साथ 6 आ सकता है जो इससे बड़ा है। अगर मैं x का 3 ले लूं तो कौन सा आएगा? 4 आएगा और 6 आएगा। अगर मैं x का 5 ले लूं तो कौन सा आएगा? 6 ओनली आएगा। कौन सा मैच कर रहा है? सी। ठीक है, नेक्स्ट 16 तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट 2 और 3 एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6। डी आ रहा है? वही हो गया 2 पावर mn वाला कंसेप्ट। ठीक है, एक में m एलिमेंट से एक में n एलिमेंट से 2 पावर mn, तो एक में 2 एलिमेंट से एक में 3 एलिमेंट से तो 2 पावर 6। क्लियर है? नेक्स्ट, ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, 1820 तक नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं बता देता हूं। यहां पर दो फंक्शन, दो क्वेश्चन एक साथ है ना? इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखो। ये मतलब दो फंक्शंस बने हैं और इनमें से बताना है कि ये दो फंक्शंस में से कौन सा जो है रिलेशन लग रहा है, बन रहा है, और कौन सा फंक्शन है। ठीक है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर। तो ये एक f1 फंक्शन है, ये f2 फंक्शन है। इसमें से कौन सा वाला रिलेशन है और कौन सा वाला फंक्शन है बताओ? फंक्शन और रिलेशन, मैंने कहा था ना कि रिलेशन के बाद क्या आता है? फंक्शन आता है ना? रिलेशन से क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? अभी हमने देखा कि रिलेशन में कितने भी मैपिंग हो सकती है, कैसी भी मैपिंग हो सकती है, क्योंकि वो a क्रॉस b का सबसेट है। तो a क्रॉस b में सारी पॉसिबिलिटी है, मैनी टू वन, वन टू मैनी, वन टू वन, सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा? बातें नहीं। फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा? फंक्शन के केस में 1 to 1 हो सकता है या फिर मैनी टू 1 हो सकता है, 1 to मैनी नहीं हो सकता। एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिल सकते, है ना? जैसे कि मशीन, अगर कैलकुलेटर में अगर तुम एक नंबर फीड करोगे, कोई एक इक्वेशन में कोई एक वैल्यू फीड करोगे, तो उसका आउटपुट कितना आएगा? एक ही आएगा। एक से ज्यादा आएगा क्या? आज तुमने कैलकुलेटर चलाया, आज उसने 2 + 2 4 बोला, कल उसका मन बदल गया, नहीं आज तो मैं 2 + 2 5 बोलूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। इंसान बनाता है 2 का 2 5, है ना? इसलिए इंसान मशीन नहीं है। इसलिए इंसान किस में आता है? रिलेशन में आता है, फंक्शन में नहीं आता। फंक्शन में क्या होगा? 1 to 1 या फिर मैनी टू 1। दो इनपुट पर सेम आउटपुट वो दे सकता है। 2 + 2 भी 4 हो सकता है और 1 + 3 भी 4 हो सकता है, लेकिन दो एक वैल्यू पर दो आउटपुट नहीं देगा। 2 + 2 4 भी हो जाए और 2 + 2 5 भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन इज अ मशीन जो कि फिक्स्ड आउटपुट देगी, तो उसका सबसेट हो जाएगा यहां पर। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर मतलब x के अबाउट सिमेट्रिक, x के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व बनेगा। ठीक है ना? अब नहीं भी समझ में आ रहा हो तो वैल्यू रख के भी कर सकते हो, है ना? उसमें कोई वो नहीं है। तो अब यहां पर हमें सेट के एलिमेंट्स कौन से कंसिडर करने हैं?
ये वाले एलिमेंट्स कंसिडर करने, ये तुम्हारी डोमेन हो गई और ये तुम्हारी कोडोमेन हो गई। ठीक है ना, ए क्या हो गया तुम्हारा डोमेन और बी क्या हो गया कोडोमेन। ठीक है, तो हमें 1 अगर मैंने रखा तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। फिर 2 रखा तो 2 पे 4 मिला, लेकिन 4 उसके अंदर नहीं आ रहा। फिर मैंने 3 रखा, 3 रखने पे 9 आ रहा है। और फिर 4 रखा, 4 रखने पे 16 आ रहा है। ये किस तरह का दिख रहा है, फंक्शन है, एक वैल्यू पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, 1 इनपुट देने पर 1 ही आउटपुट मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। 3 रखने पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। 4 रखने पर एक ही मिल रहा है। ठीक है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है ना, ऑन टू नहीं है क्योंकि कोडोमेन के सारे पार्ट नहीं आ रहे, लेकिन 1 1 है, मैनी टू 1, 1 टू मैनी नहीं है, 1 टू मैनी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। हाँ, सारे एलिमेंट्स नहीं हो रहे, रिलेशन ही होगा, सिर्फ रिलेशन ही होगा, सारे एलिमेंट्स भी तो नहीं आ रहे, 2 नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। इसके भी सारे एलिमेंट आने चाहिए थे, इसके भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1 का 1 से भी मैपिंग है, और 2 का 11 से मैपिंग है, 3 की 1 से मैपिंग है, 4 की 15 से मैपिंग है। अब ये क्या हो गया, अब ये फंक्शन हो गया, क्योंकि एक सारे एलिमेंट्स आ गए और एक की मैपिंग एक ही से है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अगर इसी में एक एलिमेंट और जुड़ जाता, 1 से 9 हो जाता अगर मान लो, फिर क्या हो जाता ये, फिर ये रिलेशन होता, फंक्शन नहीं होता, क्योंकि 1 इनपुट पर 1 भी दे रहा है और 1 ही इनपुट पर 9 भी दे रहा है, मतलब सेम इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर दे तो फिर वो फंक्शन नहीं, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, हम्म, नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सेट के टर्मोलॉजीज में यहां पर दे दिया है, ऑब्वियसली यहां पर रूल होना चाहिए, हो सकता है हमें रूल नहीं दिख रहा है लेकिन कोई रूल हो, है ना, कोई हो सकता है रूल हो जो हमें नहीं दिख रहा हो। इक्वेशंस तो कई तरह की बन सकती है, ये भी एक तरीके का वेल डिफाइंड रूल कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ, अगर देखा जाए तो डेफिनेशन होनी चाहिए, है ना, जैसे कि इसमें तो साफ डिफाइन कर दिया है, एक्स स्क्वायर। हाँ, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन जाए, कोई अच्छी सी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ई की पावर में आ जाए, लॉग आ जाए, वैसा हम सोच भी नहीं पाते। कौन सा, मैनी टू वन हो सकता है ना, मैनी टू वन हो सकता है, अभी तो मैंने बताया 2 + 2 भी 4 हो सकता है और 1 + 3 भी 4 हो सकता है ना, दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, एक इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो सकते। क्लियर है, कौन सा, इसमें इधर, और इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फंक्शन तो है ही, है ना, और फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, तो अगर फंक्शन बोल दिया तो रिलेशन तो वो होगा ही होगा, है ना। बोथ अगर होता तो हम बोल सकते थे, आइदर और में ऐसा हो जाएगा कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से एट अ टाइम एक भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन तो होगा ही होगा, तो दोनों वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। अगर हमने फंक्शन बोल दिया तो इसका मतलब हमने उसको रिलेशन भी कंसिडर कर ही लिया। नेक्स्ट, एवरी फंक्शन इज द रिलेशन, है ना। बोलो, अगर 1 मैंने रखा और 1 के साथ 3 रखा तो कितना हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। और अगर मैंने इसको 1 के साथ 4 को रखा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, तो आइदर इवन और ऑड। ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, है ना, 2 पावर mn,
कितने मैपिंग्स हो सकती हैं? अगर एक डोमेन में m एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने मैपिंग्स पॉसिबल हैं? द सेट ऑफ एम ए, एक सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 अप टू m एलिमेंट्स है। और एक सेट है बी जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स है। ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो इसका एक एलिमेंट इसके किसी भी n एलिमेंट्स के साथ मैप हो सकता है, दूसरा एलिमेंट भी किसी एक एलिमेंट्स के साथ मैप हो सकता है। यहां पे फंक्शन की बात नहीं कर रहे है ना, सिर्फ मैपिंग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते कितने एलिमेंट्स यहां पर आ सकते हैं? n एलिमेंट्स आएंगे और ऐसे कितने टाइम्स होंगे ये? m टाइम्स। तो कितना हो जाएगा ये? n पावर m। इसको हमेशा ऐसे याद रखो कि जो a है उसके अंदर m एलिमेंट्स है और जो n है b है उसके अंदर n एलिमेंट है, और n क्या है? कोडोमेन का पार्ट है। तो कोडोमेन की पावर डोमेन। ठीक है ना, ये मैक्सिमम मैपिंग है ना। कितनी पॉसिबल मैपिंग हो सकती है पॉसिबल, वो है ये डिस्टिंक्ट मैपिंग्स। ठीक है। तो कितना? कोडोमेन की पावर डोमेन। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट्स हैं। और डोमेन में कितने एलिमेंट है? m। तो कोडोमेन की पावर डोमेन m, n रेज टू द पावर m, n रेज टू द पावर m। ठीक है ना। ये वाला जो एलिमेंट है ये n में से किसी के एक के साथ मैप हो सकता है, दूसरा वाला भी n में से मैप हो सकता है। तो हर एक एलिमेंट n के साथ मैप हो सकता है। तो n n n कितने n? टोटल m n। तो n की पावर m। क्लियर हुआ? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? अगर ये समझ में आ गया तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, बन जाएंगे। नेक्स्ट, if S contains n elements, then the number of distinct relations on S। पहली बात तो S का रिलेशन निकालना है तो S क्रॉस S निकालना पड़ेगा। S के अंदर n एलिमेंट्स है तो S क्रॉस S में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? n स्क्वायर। और उसके फिर टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर। ये वही वाला क्वेश्चन फिर से है। ठीक है। S contains an element, then the number of distinct binary operations can be। ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे कि S क्रॉस S टेंस टू S। पहली बात तो हमारा मैप, हमारे जो डोमेन है उसमें कितने आ जाएंगे? S क्रॉस S एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। और उसको किससे मैप करेंगे? S से, बाइनरी ऑपरेशंस के केस में, क्योंकि यहां पर ये दोनों के ऊपर ये क्या लग रहा है? बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसकी मैपिंग किसके साथ होगी? S के साथ होगी। अब अगर मैं S क्रॉस S में एलिमेंट्स निकालूंगा तो कितने निकलेंगे? n स्क्वायर। और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। मैंने अभी क्या बताया? कोडोमेन की पावर डोमेन। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सारे अगर निकालने हैं तो मैपिंग्स, तो कितने हो जाएगा? कोडोमेन की पावर डोमेन। तो कोडोमेन हमारा हो गया n एलिमेंट्स का, और डोमेन में कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर। अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, ये सब थोड़ी सी थ्योरम्स टाइप की हैं। ठीक है। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए थोड़ा सा अलग सा भी लग रहा होगा। वो फंक्शन में थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीजें आती हैं, रिलेशन में आती नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस इसमें फंक्शन वाले भी आ गए हैं। बाइनरी ऑपरेशन बोला गया है हमें। ठीक है। क्या बोला गया है? एस कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। एस में कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन एस। बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन कर रहे हैं? एस में। अब बाइनरी ऑपरेशंस के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? 2 एलिमेंट। अब उसके अंदर कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एलिमेंट्स उसके अंदर कितने होंगे? 2 एलिमेंट्स पे ही बाइनरी ऑपरेशन लगेगा ना। और 2 एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? एस के ही 2 एलिमेंट्स को चूज करना पड़ेगा। कौन से वाले एस के 2 एलिमेंट्स को चूज करेंगे? जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होंगे, एस क्रॉस एस के अंदर होंगे। तो हमारे डोमेन का पार्ट कौन सा हो जाएगा? एस क्रॉस एस। जैसे कि एक तरीके से देख लो कि हमारे पास एक सेट है एस जिसके अंदर एलिमेंट हो गए हमारे पास 1 4,
145 ऐसा कोई भी मान लो, 1456। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कोई भी a प्लस बी, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू s, तो इसके अंदर के दो एलिमेंट्स को लूंगा। वो दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? s क्रॉस s में। और उससे जो आउटपुट आएगा वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा? s के अंदर। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा? s। समझ पा रहे हो? इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, मान लो 1 और 4 ले लिया, तो 1,4 ले लिया, ये किस में बिलोंग करेगा? s क्रॉस s में। और a प्लस बी करने पर मुझे क्या मिला? 5। 5 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? s में। और ये प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेटर हो गया ना, क्योंकि दो एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा है। तो s क्रॉस s हमारे लिए क्या हो गया? डोमेन। और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? s का पार्ट है। तो फिर हमारे पास इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? n² और इसके अंदर n। तो कितने डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैपिंग्स हो सकती है? अभी मैंने बताया कि कोडोमेन की पावर डोमेन, तो कोडोमेन n हो गया और डोमेन क्या हो गया? n²। तो इसलिए n रेज टू द पावर n²। थोड़ा बहुत समझ में आया? नेक्स्ट 25। ये भी वैसा ही है, बस कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बताना है हमें। कम्यूटेटिव मतलब क्या हो जाएगा कि अगर x ऑपरेट हो रहा है y से, तो वो y भी ऑपरेट होगा x से। तो ऑब्वियस ही बात है, दो एलिमेंट्स लेना है। ठीक है। अब अगर दो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट अगर मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, दो एलिमेंट्स अगर डिस्टिंक्ट ऐसे सिलेक्ट करूं जिसमें कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाए, तो अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुमने नहीं पढ़ा है। NC2 से हम एलिमेंट्स सिलेक्ट करते हैं, n एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो कौन से हो गया वो? NC2। लेकिन इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि x ऑपरेट x से हो जाए। यहां पर रिलेशन में तो s क्रॉस s में सारे आते हैं ना, तो वो किसके इक्वल होते हैं? x ऑपरेशन x के भी इक्वल होते हैं। ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे? n एलिमेंट्स और आ जाएंगे। तो NC2 तो हमने ले लिया है, उसमें से n एलिमेंट्स और आ जाएंगे। ठीक है। NC2 को सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n। ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2। n इसमें से कॉमन निकाल दे अगर हम, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये किसके अंदर आ जाएंगे? इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे s क्रॉस s वाले। मतलब s क्रॉस s के सारे एलिमेंट्स को नहीं लेना, उसमें से कितने एलिमेंट्स को लेना है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो, कम्यूटेटिव बाइनरी। तो इसका मतलब कि s क्रॉस s में कितने एलिमेंट्स आ गए? s क्रॉस s में एलिमेंट्स आ गए n इंटू n प्लस 1। और कोडोमेन तो क्या रहेगा? s का ही पार्ट रहेगा, मतलब n एलिमेंट्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन की पावर डोमेन। तो फिर ऑप्शन ए। ये थ्योरम्स टाइप है ना। अब इनको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। अभी तुम लोग को प्रूफ करवा दिया, ठीक है ना। अब इनको एज अ फॉर्मूला याद रखो। हमारे पास एस क्रॉस एस पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, ठीक है। लेकिन एक्स ऑपरेट एक्स वाई इक्वल टू वाई ऑपरेट एक्स हमेशा होगा क्या? नहीं होगा, कुछ ही एलिमेंट्स के साथ होगा। अब वो एलिमेंट्स, अभी यहां पर हमें एलिमेंट्स तो दिए नहीं है ना। अगर एलिमेंट्स पता होते तो हम एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमें एलिमेंट्स नहीं पता है, तो हम उनमें से निकाल लिया कि एन में से वो दो एलिमेंट्स हमने चूज करे जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। तो NC2 सिलेक्शन के लिए यूज होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो NC2 हमने एन में से दो एलिमेंट्स को पिक कर लिया, NC2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो NC2 आया है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सिलेक्ट किया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने दोनों एलिमेंट सेम ले लिए, 1,1 2,2, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे। तो इधर पे प्लस n अलग से कर दिया, ठीक है। ये NC2 को सॉल्व करा
तो n इंटू एन प्लस वन। तो इसका मतलब कि s क्रॉस s में से कितने एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। लेकिन इसका आंसर किस में जाएगा, s का ही कोई एक एलिमेंट होगा, तो इसके अंदर तो n ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि कोडोमेन में तो ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, रेंज से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कोडोमेन की पावर डोमेन। ठीक है, अब इसको याद रख लो एज अ फॉर्मूला। कौन से वाले को, जो अभी पहले करवाया, अभी जितने भी लाइन से करवा रहा हूं ना 4-5, वो सारे के सारे डेरिवेशन हैं, उनको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला एज अ याद रख लो। ठीक है, इसको बाद में तुम्हें डिराइव नहीं करना है, इनको एज अ प्रॉपर एज अ फॉर्मूला इसको यूज करना है। ठीक है, ये वैसे सब चीजें क्वेश्चन जो हैं वो फंक्शंस के हैं, लेकिन अभी शीट में है तो कर लो अब, है ना। नेक्स्ट इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मैंने कहा ना फंक्शन क्या है, रिलेशन का ही सबसेट है। ठीक है ना, तो वो रिलेशन में आ ही जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड विद द ऑन अ सेट विद टू एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स में इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो 1,2 और बनाओ, कितने बनेंगे बनाओ। ऑप्शन में भी दिख रहा है 0 1 2 3, मतलब 3 से ज्यादा तो नहीं बनेंगे, बना सकते हो इसका मतलब। ठीक है, कोई एक सेट हमने ले लिया एस, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है 1,2। ठीक है, और इसके हमने फिर रिलेशंस बनाते हैं। पहले मान लो एक रिलेशन बनाया, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा मतलब 1,1 और 2,2 तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, तो एक रिलेशन मिनिमम ये तो बनेगा ही बनेगा, इससे कम तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, और ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये तो एक रिलेशन बनेगा ही बनेगा। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई सा बनाने की कोशिश करें। 1,1 अगर मैंने ले लिया और 2,2 है, अब क्या हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है। ठीक है, 1 के साथ 2 एक एलिमेंट ले लिया, सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये। 2 के साथ 1 नहीं है, ठीक है, तो इसको 2 के साथ 1 भी ले लो, फिर सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, वैसे तो सारे एलिमेंट आ गए तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही करेगा, है ना। तो या तो ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम भी बन गया, तो इससे ज्यादा कोई सबसेट बन ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमने कम एलिमेंट लेकर देख लिया, मिनिमम ये है, और उसके बाद इतने एलिमेंट से हमारा काम चल ही नहीं रहा है, हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे, तो पूरा ही सेट आ गया ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब कितने बन पा रहे हैं हमारे पास, 2 बन पा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन की थोड़ी बहुत चीजें बताते चलना है ना मुझे। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन उसमें ऑप्शन वो गलत है। ऑप्शन एक्चुअली इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर इसमें एक सेट दिया होना चाहिए था, वो सेट नहीं है बने, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया, तुम बना लोगे। ठीक है, 28 फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया उसी से आ जाएगा। अभी हमने कम्यूटेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया, n रेज टू द पावर n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बताने जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना, अब हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया n की रेज टू द पावर n टू n प्लस वन डिवाइड बाय 2। अब डायरेक्ट n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस निकल के आ जाएंगे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, है ना, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2। तो 1 1 मतलब एक की मैपिंग एक ही से होगी, और ऑन 2 मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया ये नोट कर लिया। अब बाइजेक्टिव फंक्शंस अगर हमें निकालना है, सेट ए टू इटसेल्फ, सेट ए टू इटसेल्फ मतलब कि हमारे पास ये एक सेट ए है, और इसके अंदर अभी हम सिर्फ पहले डिराइव करके देख रहे हैं ना, 1 2 3, अगर इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, और यहां पर भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स ही होंगे,
अब वन की मैपिंग वन के साथ ही होगी, तो इस एक की मैपिंग इनमें से किसी एक के साथ होगी, एंड फिर दूसरा एलिमेंट है, अब अगर मान लो कि इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, अब ये इसके साथ कोई दूसरा मैप नहीं करेगा, क्योंकि वन टू क्या है, वन है। बाइजेक्टिव के केस में क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन अगर हमें बनाना है तो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो पहली बात तो ऑन टू के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, वन वन और ऑन टू के लिए दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने ही चाहिए। ये तो नेसेसरी है, अगर वन वन ऑन टू दोनों बनाना है तो डोमेन और कोड डोमेन के एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यहां से मैप होंगे तभी हमारा फंक्शन बन पाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर एक एलिमेंट हमारे पास चला गया, तो बचे कितने हमारे पास एलिमेंट्स, एन माइनस वन एलिमेंट। तो जो दूसरा एलिमेंट है वो रिमेनिंग एन माइनस वन के साथ मैप होगा, और ऐसे करते करते 3 2 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन। अब ये फैक्टोरियल एन तुम्हारे लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया कि जब भी कभी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फैक्टोरियल एन। ठीक है। तो अब हमारे पास अगर 100 एलिमेंट्स है तो फैक्टोरियल 100। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या, दूसरे वाले में, इसके अगले वाले में कर रहे हैं ना अभी, रुको। अगर एक ही के दिए मतलब हम दोनों में सेम एलिमेंट्स मानते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला है, इंजेक्टिव फंक्शन बोला है। इंजेक्टिव मतलब वन वन ना। तो द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट विद फोर एलिमेंट्स। एक सेट है जिसके फोर एलिमेंट्स है ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है हम इटसेल्फ पे ही निकालेंगे। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं फिर से, कि अगर दोनों में अगर फोर एलिमेंट्स ही अगर मैं मान लेता हूं, या फिर दूसरा नॉर्मल अगर मैं मान लेता हूं बी सेट 1 2 3 4। तो अब वन वन फंक्शन बनाना है तो एक की मैपिंग एक ही साथ होगी, दूसरे की मैपिंग दूसरे बाकी के में से साथ, मतलब फोर में से, फिर थ्री में से, फिर टू में से, फिर वन में से, 24 ही आएगा। ठीक है। लेकिन ये इंजेक्टिव हमने अलग तरीके से सोचा है, दिख रहा है अभी तुम्हें बाइजेक्टिव जैसा ही फैक्टोरियल एन, लेकिन ये फैक्टोरियल एन नहीं है। वो अलग दूसरे क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अभी फैक्टोरियल एन जैसा आंसर दिख रहा है ना इसका इंजेक्टिव का भी, लेकिन ये फैक्टोरियल एन नहीं है ना। वो इसलिए हो गया क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, इक्वल थे। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे तो इंजेक्टिव हो सकता है, बाइजेक्टिव भले ही ना हो। तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो अगले क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं। कोशिश करो इसको डिराइव करने की। हाँ, हाँ करो ना, ड्राइव करके बताओ मुझे। ड्राइव करके बताओ। हम्म। हम्म। इंजेक्टिव हो सकता है क्योंकि यहाँ के जो एलिमेंट्स है मान लो कम है, और वहां के डोमेन के ज्यादा हैं, तो 1 to 1 तो हो जाएगा, है ना। मतलब अलग अलग मतलब कि ज्यादा हो सकता है, कम तो नहीं हो सकता।
आया आंसर? डी। देखो, एक चीज याद रखो कि अगर हमें इंजेक्टिव बनाना है तो इंजेक्टिव के लिए अब दो केस हो सकते हैं। एलिमेंट्स या तो इक्वल हो या फिर इसमें कम हो, इसमें ज्यादा एलिमेंट हो। इसमें ज्यादा हो और इसमें कम हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 अप टू m एलिमेंट्स अगर मैंने मान लिया, उसमें कितने बोला था? m में a में ही बोला था ना, और b में n। ठीक है, a में m, b में n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। पहला एक तो हो सकता है कि m इक्वल टू क्या हो जाए, n हो जाए। दूसरा हो सकता है m लेस देन क्या हो जाए, n हो जाए। और तीसरा हो सकता है क्या, m ग्रेटर देन हो जाए n से। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी m इक्वल टू n के तो केस में हमने देख लिया कि वो फैक्टोरियल के बराबर ही हो गया, फैक्टोरियल n के बराबर ही। इस केस में तुम फैक्टोरियल n भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैसे होगा भी पता चल जाएगा। ठीक है। अब अगर इसके एलिमेंट ज्यादा है, तीसरे वाले केस को देखो, अगर इसके एलिमेंट ज्यादा है और इसके कम है, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि अगर मान लो इसके अंदर 4 और 5 है और इसके अंदर सिर्फ क्या है, 1 2 3 ही है, तो अगर मान लो ये इसके साथ मैप हो गया, ये इसके साथ मैप हो गया, ये इसके साथ, दो एलिमेंट बच गए, फंक्शन बन ही नहीं पाया। तो फंक्शन बनने के लिए सारी मैपिंग भी जरूरी है। इसका मतलब इस केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फॉर्मूला, इस केस में तो इंजेक्टिव होगा ही नहीं। हमारे पास अब कौन सा बच गया, m लेस देन n के लिए अब सोचना है। ठीक है, तो m लेस देन n के लिए सोचें अगर, वन टू थ्री अप टू m एलिमेंट्स, और इसके अंदर 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब अगर हम इससे सोचें तो इसकी मैपिंग किसी एक के साथ होगी, मतलब n एलिमेंट्स में से किसी एक के साथ होगी, वो एलिमेंट हट जाएगा। दूसरे की मैपिंग फिर n-1 में से किसी एक के साथ होगी, फिर उसके बाद n-2 में से किसी एक के साथ होगी। ऐसे करते करते क्या 3 to 1 तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, अगर मैंने 1 की मैपिंग करी तो n आया, दूसरे एलिमेंट की करी तो n-1 आया, तीसरे की करी तो n-2 आया, पहले की करी तो n-0, दूसरे की करी तो n-1, तीसरे की करी तो n-2, तीसरे की करूंगा, चौथे की करूंगा तो n-3, लास्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, m, तो लास्ट का m वाले की मैपिंग करूंगा तो n-m+1, n-m+1, तो आखिरी एलिमेंट आएगा n-m+1। ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में। फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0, सेकेंड एलिमेंट के लिए, एक सेकेंड रुक जाओ, सेकेंड एलिमेंट के लिए 1, m-1, m-1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो n-m+1, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये अभी के लिए मैं ब्रैकेट लगे ही रहने देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब अगर हमें इसको फॉर्मूले से मैप कराना है तो इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका अगला एलिमेंट कौन सा आ सकता है, अगर आएगा तो फॉर्मूला तो यहीं तक ही है, फॉर्मूला यहीं तक ही है। अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, n-m, m-2। ठीक है, ऐसे करते करते वो एंड कहां पे होगा, 3 2 1 पे। ठीक है, 3 2 1 पे। m-1 के बाद 0 आएगा, m-1 के बाद 0 आएगा, n-m, -1 के बाद क्या आएगा, 0, फिर +1 2 3 ऐसा जाएगा ना। नंबर लाइन में क्या आएगा, -1 आएगा, -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 2 3। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो मैंने 1 से लेकर n-m को मल्टीप्लाई कर दिया, और मुझे चाहिए आंसर तो कितना था, इतना ही था, तो मैंने इसको डिवाइड भी किससे कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए n-m से करते करते यहां पर अगला एलिमेंट कौन सा होगा, n-m+1 होगा। ठीक है, ऐसे करते करते
3 2 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाला क्या बन गया, 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई हो गया फैक्टोरियल n, और ये हो गया 1 से लेकर n माइनस m तक का मल्टीप्लाई, मतलब अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस m। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब n और m अगर बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 मतलब 1, इसलिए वो किसके बराबर दिखेगा, फैक्टोरियल n के। क्लियर हुआ? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो लगेगा ही लगेगा ना, पीएनसी दोनों ही लगा है, हमने सिलेक्ट भी किया है ना। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता दे रहा हूं शॉर्ट में, ये क्या हम निकाल रहे थे, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, ऊपर लिख लेना है ना, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस हमने निकाले हैं, ठीक है। इंजेक्टिव मतलब 1 की मैपिंग 1 के साथ होगी। 3 केसेस हो सकते हैं, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। इक्वल के केस में मैंने बता दिया था सारे सबके साथ ही मैप करेंगे, पहला वाला n में से किसी एक के साथ, बचे हुए n-1 n-2 अप टू 1, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n के बराबर ही हो जाएगा उस केस में। बड़े के केस में बोल दिया सारे एलिमेंट्स मैप ही नहीं हो पाएंगे, फंक्शन बनेगा ही नहीं, इसलिए उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। फिर लेस देन हुआ तो पहला एलिमेंट n में से किसी एक के साथ, फिर n-1 में से किसी एक के साथ, आखिरी एलिमेंट किससे मैप करेगा, n-m+m+1, n-m+1 बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। तो n-m+1 तक की आंसर है हमारा, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन को मैच कराना पड़ेगा। तो हमने क्या कर रहा, उसके आगे के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया। ये बहुत कॉमन चीज है बाइनोमियल में, अगर तुम यूज करोगे तो बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ेंगे, ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमें आंसर दिया हुआ है, मान लो 7 6 इंटू 8, मान लो 7 इंटू 6 इंटू 5, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल 4 का और डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 4 का, तो इसको हम बोल देंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना। अगर हमारे पास आंसर में क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई और फैक्टोरियल 4 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक करते हैं, हमारा आंसर 7 इंटू 6 इंटू 5 आ रहा था, ऑप्शन नहीं मैच किया, अरे ये क्या लिखा है देखो, ये भी तो वही लिखा है ना। तो हमने भी यहां पर क्या किया, रिमेनिंग का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 से लेकर n तक का हो गया फैक्टोरियल n, और ये 1 से लेकर n-m तक हो गया फैक्टोरियल n-m। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको एज अ फॉर्मूला अब तुम याद रखोगे, तो हमारे पास आंसर इसमें क्या आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, है ना। इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करते हैं डिराइव करने की, नहीं हो पाया तो मैं तुम लोग को कल की क्लास में बता दूंगा, है ना। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं डिराइव करने की। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ठीक है। कितने एलिमेंट्स का हमें बोला है, ए के अंदर 5 एलिमेंट है और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स है। ड्राइव तुम लोग को करवाया है, बताया है? चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये ए एलिमेंट, ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। 1 2 3 अप टू इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, और 1 2 3 इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ऑन टू करना है, मतलब कि पक्की बात है कि यहां पर क्या होगा, m ग्रेटर, नहीं ऑन टू बोला है सिर्फ, है ना, 1 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑन टू। तो m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, m जो है, m क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा।
नहीं, ग्रेटर भी हो सकता है ना, मैनी टू वन हो सकता है ना, मैनी टू वन हो सकता है। हमें सिर्फ क्या बनाना है, सर्जेक्टिव बनाना है, बाइजेक्टिव थोड़ा ना बनाना है। हमें क्या बनाना है, सर्जेक्टिव। सिर्फ ऑन टू की बात कर रहे हैं, वन वन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैनी टू वन हो सकता है, वन टू मैनी नहीं हो सकता, इसलिए एन बड़ा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक है। अब इक्वल के केस की बात हमें नहीं सोचनी, हम तो क्या सोच रहे हैं, डायरेक्ट एम को बड़ा लेते हुए ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी मैपिंग किसी एक के साथ हो जाएगी, सबसे पहले तो सुपर सेट अगर हम देखें तो सुपर सेट कितना हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा कोडोमेन की पावर डोमेन, ये सारे तो फंक्शन आ जाएंगे। अब इसमें से हमें कौन से वाले हटाने हैं, इनटू वाले। टोटल माइनस इनटू इज इक्वल टू ऑन टू। ऑन टू अगर मुझे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ, अगर मुझे ऑन टू फंक्शंस निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल फंक्शंस में से मैं क्या माइनस कर दूं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। नहीं भी अगर कंप्लीट हो पाया तो मैं तुमको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कल पूरा उसका डिराइव करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर निकालना है तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, कोडोमेन की पावर डोमेन, तो एन की पावर एम तो आ जाएगा। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस को हमें माइनस करना है। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकलेंगे, पहला एलिमेंट मान लो छोड़ दिया, एक एलिमेंट हमने छोड़ दिया, तो अब एक एलिमेंट हमारे पास कम हो गया, तो इस केस में यहां पर कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, n माइनस वन एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो कुछ इस तरह से हो जाता है कि n माइनस वन एलिमेंट्स कोडोमेन में आ गए, और डोमेन में कितने हैं, m एलिमेंट्स है। लेकिन n माइनस वन कौन से, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो n में से हम सिलेक्ट करेंगे n माइनस वन एलिमेंट्स को। तो n में से n माइनस वन सिलेक्ट करें और फिर उनके फंक्शंस, प्लस या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमने उसके दो एलिमेंट्स छोड़ दिए, इनटू में दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया, तो दो एलिमेंट्स को छोड़ दिया तो रिमेनिंग कितने हमारे पास बचे, n माइनस टू रेस टू द पावर m। कैसे निकले, n में से हमने सिलेक्ट करे n माइनस टू, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, वन। लास्ट में जीरो वाले को तो काउंट करेंगे नहीं, तो ये हो चुका होगा वन मल्टीप्लाई एन सी वन। चेक करो शायद ये फॉर्मूला सही हो, नहीं होगा तो फिर बाद में डिराइव करेंगे, है ना। नोट करो और इससे वो वाले का आंसर निकाल के देखो आ रहा है क्या। एन की वैल्यू यहां पर हमें 5 दिया है और यहां पर कितना दिया है, 5 और 3, यहां पर 5 दिया है, यहां पर 3 दिया है, तो m की वैल्यू 5 रखो और n की वैल्यू 3 रखो, देखो आ रहा है क्या आंसर। जिनको एनसी सॉल्व करना नहीं आता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, वो परेशान मत हो। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ए से बी, वन का वन आ गया, टू का वन आ गया, टू थ्री का ये आ गया। ये ये बड़ा ही तो लिया मैंने, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। ये ऑन टू नहीं है क्या, ऑन टू नहीं है क्या, ये ऑन टू है ना, वन टू मैनी है क्या, वन टू मैनी है क्या, नहीं है, मतलब फंक्शन है, ऑन टू भी है, बात खत्म। कौन सा, 3 की पावर 5 ही आएगा ना इसमें भी, इसमें तो 3 की पावर 5 ही होगा, लेकिन वो टोटल सेट आ जाएंगे, उसमें से इंटू वालों को हटाना पड़ेगा। इसमें भी हमने वही किया है, 3 की पावर 5 ही किया है, लेकिन 3 की पावर 5 सारे सेट आ जाएंगे, उसमें से हमें इंटू वालों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर हो जाएगा 4 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये n, n की वैल्यू कितनी थी 3, 3c2, फिर आ जाएगा 3c1, फिर आ जाएगा 3c0। ठीक है, फिर यहां पर प्लस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, फिर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर ना, 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू NC0।
क्या? नहीं, इससे देखो, इससे आंसर आ रहा है क्या? क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अपन मैनी टू वन कर सकते हैं ना। पांच में से कोई को भी मैप कर सकते हैं। आ, हाँ, उसमें भी कम होता जाएगा। पावर में भी कम होता जाएगा। यहां पर भी -1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, ऐसे करते करते, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर भी हमारे पास 4 की पावर 4, फिर 3 की पावर, क्या? N3 है? अच्छा, ठीक है, N3 है ना। तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3। हाँ, 2 की पावर, सॉरी, 2 की पावर 3, और फिर यहां पर हो जाएगा 1 की पावर 2। चेक करो। हाँ हाँ, ये n-1, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर 3 आ जाएगा ना। ठीक है ठीक है, मैं फिर से पूरा लिखता हूँ, रुको, मैं फिर से पूरा लिखता हूँ। उसमें ओवरराइट करने में ना गड़बड़ी होती है। हाँ, देखो, n की वैल्यू 3 आ गई, तो 2 की पावर 4, और फिर ये हो जाएगा 3c2, ये ठीक है, प्लस, फिर हो जाएगा 2 के बाद 1 की पावर 5 - 2 मतलब 3, उससे तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 3c1, उसके बाद तो जीरो ही आ जाएगा। देखो अब इससे आ रहा है क्या आंसर? 3c2 तो हो जाएगा 3, और 3c1 हो जाएगा, सॉरी, 3c1 हो जाएगा 1, और 3c2 भी वही हो जाएगा 3। 3 और 3 कितना आ रहा है? 162 आ रहा है। सबका 162 आ रहा है, देखो जरा ऑप्शन में क्या दिया है। इसको मैं डिराइव करवा दूंगा, थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है ना। डेरिवेशन इसी तरह से होगा, कुछ हमने सोचने में गलती करी, लेकिन तुमको मैंने हिंट दे दिया, इसको मैं कल डिराइव करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बस यही वाला एक डेरिवेशन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सारे इजी है। हाँ, M-1 इसलिए करा, अभी हो भी सकता है, अभी इसको चेक करना पड़ेगा। यहां पर हमने टोटल एलिमेंट्स ले लिए, इसमें से अगर हमने मैप कर दिया है तो यहां पर एक कम हो जाएगा, यहां पर दूसरा कम हो जाएगा, जो जो मैप पे होते जाएंगे उनको हम हटाते जाएंगे। हो सकता है यहां से M से चालू करना हो, M फिर M-1, M-2, ऐसा भी हो सकता है ना, देखना पड़ेगा। हिंट मैंने तुमको दे दिया, अभी इसको एज अ रफ वर्क रखो, और इसको खुद से भी ड्राइव करके देखना है ना, कल इसको फिर से कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने फंक्शन पढ़ाया भी नहीं ना बहुत टाइम से, तो चलो अभी वाला देखो। x² + y² = 1 सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव तो देखो, अब ऑप्शन देखो जरा। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो यहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक, कहीं पर भी एक भी अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो हमें पक्का हो जाएगा, ठीक है। हमें इतना तो पक्का पता है कि x² + y² = 1 लिखूं मैं, चाहे चाहे मैं x² + y² = 1 लिखूं, या फिर y² + x² = 1 लिखूं, एक ही बात है ना। मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही, तो फिर बाकी के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे है ही नहीं जिसमें अगले दूसरे किसी के बारे में हमें सोचना है। ट्रिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आया? टाइम कहां पर सेव करना है, सारे नहीं प्रूफ करने, ऑप्शन को देख के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो फिर हमें सारे क्यों चेक करना? अगर एक भी मुझे मिल जाता तो सीधे आगे बढ़ो ना लगा के। x² + y² हो, चाहे y² + x² हो, एक ही बात है, मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। और सर्कल हमें पता है पूरा, सर्कल की इक्वेशन है सर्कल, सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं क्लास में, है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 < 1 नहीं होता है, ठीक है। अगर 1 < 2 है तो 2 < 1 नहीं होता है, इसलिए ट्रांजिट वो नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा अगर 1 < 2 है और 2 < 3 है, तो 1 < 3 होगा ही होगा, तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है।
करो 35 36 करो, बताओ क्या आ रहा है। डी। एलिमेंट्स तुम्हें गिवन है, पुट करके देखो। 1 1 अगर पुट करें तो सेटिस्फाई, अच्छा नेचुरल नंबर है तो 1 1 पुट करने पर, 2 2 पुट करने पर नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि 2x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 2y प्लस x नहीं होता, ठीक है ना। ये नंबर भले कुछ भी लिखा हो, अगर मैं ऐसा देखूं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 2y प्लस x हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और फिर उसी तरह से ट्रांजिटिव, अगर मान लो कि मैं ये मान लेता हूं कि 2x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 41 है, और फिर 2y प्लस जेड इक्वल टू 41 है, तो क्या 2x प्लस जेड इक्वल टू 41 होगा, नहीं होगा। कुछ एलिमेंट्स लेकर भी सोच के देख सकते हो, ठीक है ना, तो नहीं हो पाएगा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी तो नन ऑफ दीज ही लगेगा। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक में मतलब इक्वल होना चाहिए ऐसा। नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पा रहा ना, ठीक है। चलो 36। अब नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, ठीक है, नन ऑफ दिस भी दिया है, तो बाकी के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। नन ऑफ दिस दिया है, अरे बातें नहीं, बातें नहीं, अगर नन ऑफ दिस दिया है तो हमें बाकी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव तो हो गई, x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, √2 बचेगा, √2 तो क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक के केस में, सिमेट्रिक के केस में सोच के बताओ जरा। हाँ, हाँ, अगर मान लो मैंने यहां पर 1 - √2 ले लिया, तो यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं बचा। लेकिन अगर √2 - 1 लिया प्लस √2, तो ये रैशनल है, ठीक है ना। मतलब ऐसा सोचो कि अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया √2, 1, जो कि बिलोंग करेगा आर में, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर मैंने यहां पर √2 + 1 रखा तो ये क्या है, इरेशनल है। लेकिन इसका रिवर्स अगर मैं रख दूं 1, √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या चले जाएगा, रैशनल में चले जाएगा। मतलब a, b तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन b, a बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें ट्रांजिटिविटी की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमने एक रिजेक्ट कर दिया मतलब इक्विवेलेंस में वो नहीं जाने वाला, इक्विवेलेंस में नहीं जाएगा, तो सीधे नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ही होगा। फिर वही बात, एक बार हमें सच करना नहीं है, एक बार हमें सच नहीं करना है, हमें एक बार गलत करना है। एक बार गलत कर दिया मतलब गलत। तुम क्या साबित करने की सोच रहे हो, सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, मैं गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए। कर लिया नोट। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये पहले इतना काट देना है ना। करो सॉल्व। ये तो हम कर चुके हैं, परपेंडिकुलर लाइन है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन की ही परपेंडिकुलर होगी सिमेट्रिक होगा ये, है ना। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। नेक्स्ट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पे जा रहे हैं, मॉड ऑफ जेड क्या होगा। मैनी वन,
देखो मॉड लगा है तो दो वैल्यूज पे सेम आउटपुट मिल सकता है और नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हमें कोडोमेन में क्या दिया हुआ है, कोडोमेन में हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन हमें आउटपुट में हमेशा सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो मतलब इनटू तो हो गया, ये ऑन टू तो नहीं होगा, और दो वैल्यूज पर सेम आउटपुट मिल सकता है। तो मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। मॉड ऑफ एक्स ऐसा ग्राफ बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से तुम चेक कर लोगे, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन करा तो मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब मैनी वन हो गया। और इनटू इसलिए होगा क्योंकि नीचे का ग्राफ नहीं आ रहा, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन चेक होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से मैनी वन चेक होता है, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन L1, ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, है ना। सिमेट्रिक, ये बनाओ सेट, कैसे बनाओगे, बनाओ जरा। एलिमेंट सोचो कि क्या रखोगे जिससे कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव ना हो, बनाओ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचो, उसके बाद सिमेट्रिक के बारे में सोचना। अगर 1 2 3 अगर हमें दिया है तो रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम कौन से एलिमेंट चाहिएंगे, 1 1 2 2 और 3 3। तो ये तीन एलिमेंट्स तो हमें चाहिएंगे ही, और उसके अंदर 1 2 और 1 3 भी चाहिए, तो ये दो एलिमेंट और आ जाएंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 raised to the power 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 8 मैक्सिमम। और 3 और 2 5 तो तुमने इंसर्ट कर ही दिए, ठीक है। अगर मैं देखूं 1 1 2 2 और 3 3, ये तो होने ही चाहिए मिनिमम, इसके बिना तो काम होगा नहीं। और 1 2 हमें रखना है और सिमेट्रिक बनाना है, 1 2 भी रखना है और सिमेट्रिक भी बनाना है, मतलब 2 1 भी रखना पड़ेगा। और अगर 1 3 रख रहे हैं तो 3 1 भी रखना पड़ेगा। कितने एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक ही एलिमेंट बच रहा है मेरे पास, कौन सा वाला, 3 2। अगर मान लो मैंने 3 2 रख दिया, 3 2 रख दिया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी ट्रांजिटिव कहां है, अभी ट्रांजिटिव कहां है, 3 से 1 और 1 से 2, 3 से 1 जा रहा है और 1 से 2 जा रहा है, लेकिन 3 से 2 कहां जा रहा, अरे गलत 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 साबित करना है, सही नहीं, गलत साबित करना है। 3 से 1 है कि नहीं है इसके अंदर, 1 से 2 है कि नहीं इसके अंदर, ये है ना। इसीलिए तो वार्शल्स एल्गोरिथम लगा दो, वार्शल्स एल्गोरिथम लगाओ अभी हाल इस पे, लगाओ अभी हाल। अरे वार्शल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मजाक थोड़ा ना कर रहा, सच में लगाओ, सच में लगाओ ना वार्शल्स। 1 2 3, मैंने कौन सा सेट बनाया, मैंने सेट बनाया 1 1 2 2 3 3। उसके बाद 1 2 डाला, 1 2 1 1 3 3 1। मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। पहले मैट्रिक्स बना दो, 1 2 3, 1 2 3, 1 के साथ 1 है और 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 3 है, 2 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 नहीं है, ठीक है। फिर
ये यहाँ पर क्या था, 1 3 था, 1 3 था ना, ठीक है। फिर 3 1 और 3 2 नहीं है, और 3 3 है, ठीक है। पहले कॉलम फिर रो, ठीक है। पहले वाले कॉलम में मैं देखूं तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरे वाले कॉलम में देखूं तो 1 आ रहा है और 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। और तीसरे वाले कॉलम में अगर मैं देखूं तो 1 और 3 आ रहा है। रो वाइज अगर मैं देखूं तो पहले में 1 2 3 तीनों आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले में मैं देखूं तो 1 और 2 आ रहे हैं, और तीसरे वाले में देखूं तो 1 और 3 आ रहे हैं। अब तुम्हें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन दोनों का कार्टिजन प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा। कार्टिजन प्रोडक्ट निकालते हैं ना इसके बाद में हम इन एलिमेंट्स का कार्टिजन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये 1 2 3 का 1 2 3 के साथ मतलब क्या आएगा, पूरा ए क्रॉस ए, मतलब सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तभी वो क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। क्या इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहां से भी प्रूफ हो गया। और वैसे भी हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा नहीं है, 3 2 नहीं है। इसके अंदर 3 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए से बी बिलोंग कर रहा है, बी से सी बिलोंग कर रहा है, तो ए से सी बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। एक बार गलत मतलब गलत, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होता तो फिर हम कह सकते थे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें रिवर्स में, क्योंकि एलिमेंट्स जम्बल्ड ऑर्डर में रहते हैं ना, ये तो सोचना आसान होता है हमारे लिए। प्रॉब्लम क्या होती है ट्रांजिटिविटी में, पता है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग की है। हम फॉरवर्ड तो सोच सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड सोचना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमें ये तो पता करना बहुत हमको आसान लगता है कि 1 से 2 मिल रहा है, 2 से 1 मिल रहा है, इसका मतलब 1 से 1 होना चाहिए। ये तो हमने बहुत आसानी से देख लिया, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। लेकिन हमें बैकवर्ड सोचने में प्रॉब्लम होती है। हमें ये नहीं देख पाते कि 3 से 1 मिल रहा है, 1 से 2 मिल रहा है, मतलब 3 से 2 होना चाहिए। बैकवर्ड हम नहीं सोच पाते। बहुत सारे एलिमेंट्स, मैंने तो बोला ना, एक क्रॉस से सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे। एक क्रॉस से मतलब सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तभी ये ट्रांजिटिव होता, ठीक है। तो इसका मतलब एक ये सेट हमारे पास एक यही बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। एक और बना के देखो, और बन रहा है क्या। एक तो हमने निकाल दिया है ना, एक सेट निकाल दिया, और बना के देखो। अगर अब एक भी एलिमेंट डालोगे ना तो दूसरा भी डालना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। अगर मान लो तुमने 3 2 डाला तो फिर तुमको 2 3 भी डालना पड़ेगा, और जैसे ही तुमने दोनों डाल दिया वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए एक ही सेट बन पाएगा 1। समझ गया ना। अभी जो हमने सेट बनाया उसके अलावा अगर मैं एक भी एलिमेंट डालूंगा, जैसे कि 3 2 और 2 3 उसमें नहीं है ना, अगर मैं 3 2 डालूंगा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी डालना पड़ जाएगा। और अगर जैसे ही दोनों डाल दिए तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक ही सेट ऐसा बन सकता है, एक ही रिलेशन ऐसा बन सकता है। क्लियर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 41, ये तो सिंपल है, x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y, तो हमें रेंज बतानी है, तो पहले सेट बना लो। 1 बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 बड़ा किसी से भी नहीं हो पाएगा, 2 किसी से नहीं हो पाएगा, 3 3 1 ही बस हो पाएगा। अच्छा 2 1 भी हो सकता है, 2 1 हो सकता है बस, और 3 1 हो सकता है बस। तो रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ 1। रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ 1। नेक्स्ट बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y अगर निकालना है तो वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें किस फॉर्मेट में होते हैं,
रियल प्लस इमेजनरी, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में, और उसका अगर हमें मॉड्यूलस निकालना होता है तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमें बोला जा रहा है कि किस तरह का ये फंक्शन है ना, कोई भी एक ऑपरेशन है एक्स रिलेटेड वाई, यहां पर आर भी लिखा हो सकता था, ठीक है ना। तो एक्स रिलेटेड है वाई से, किस तरह से कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और वाई किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो इसका मतलब कि जो एक्स है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में हो सकता है, जो कि दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर हैं क्या, इसको अगर मैं एक्स की जगह पर ये पुट करूंगा और वाई की जगह पर 13 पुट करूंगा, हाँ तो रूट 13 आ रहा है, तो रूट 13 इक्वल टू 13 नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। रूट और यहां पर आ जाएगा 3 इक्वल टू -3, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, इसमें आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 ही बचेगा। 3 इज नॉट इक्वल टू -3, तो ये भी नहीं हो सकता है ना, हमें करेक्ट बताना है। यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, रूट 2 इक्वल टू 2 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया इसमें समझ में। अगर नहीं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये क्या है ना, टॉपिक्स में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक z दिया हुआ है, z कॉम्प्लेक्स नंबर से मान लो हमें कोई एक दिया हुआ है सेट, एक एलिमेंट दिया हुआ है जो है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, एक वैल्यू हमें z की दी है 2 + 3 आयोटा, और हमसे पूछा जाए बताओ मॉड ऑफ z क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमें x यहां पर दिया हुआ है 2 और 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा रूट 13, और ये 5 की जगह पर हमें क्या है इक्वल, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि अगर x 5 y अगर दिया है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ x और इक्वल टू y। मॉड ऑफ x मतलब कि जो भी हमें 5 के पहले दिया है उसका मॉड निकालेंगे, मॉड कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से, और इक्वल करके देखेंगे कि क्या y के इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है मतलब वो कंडीशन करेक्ट होगी, नहीं तो गलत होगी। तो अगर हमने देखा कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करा प्लस 3 का स्क्वायर किया तो रूट 13 आ रहा है, रूट 13 इक्वल टू 13 नहीं है, इसलिए ये फेल हो गया। अब यहां पर आयोटा वाला पार्ट नहीं है, अगर आयोटा वाला पार्ट नहीं है तो यहां पर ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, अगर रियल वाला पार्ट नहीं है तो रियल वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है मतलब सिर्फ क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 3 इज इक्वल टू -3 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये कंडीशन फेल हो गई। इस केस में देखा जाए तो आयोटा के कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहां पर भी 1 है, 1 तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। और यहां पर रियल पार्ट नहीं है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि इमेजनरी पार्ट नहीं है तो नहीं आएगा, वैसे रियल पार्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो यहां पर सिर्फ इमेजनरी पार्ट है और उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब कितना बचा 1, 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, इसलिए ये ट्रू है। आई बात समझ में। x-3 निकालना है और उसके बाद फिर उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले तो r निकाल लो, तो r क्या हो जाएगा, 11 अगर मैंने रखा -3 8 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 11, 8 इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा अगर 12 रखा तो 12 - 3 9 होता है, 9 कोडोमेन में नहीं है मतलब नहीं आएगा। 13 रखा, 13 - 3 10, 10 कोडोमेन में है इसलिए आ जाएगा, तो 13, ये हमारा आर आ गया। इनवर्स क्या हो जाएगा 8, 11 और 10, 13, आर ऑपरेशन आर इनवर्स, तो उसका ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए पहले, कार्टिजन प्रोडक्ट जैसा ही होगा, पहले ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए उसका। हाँ तो पेपर में क्वेश्चन दिखा देना, बता दूंगा, अभी इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट,
हाँ क्या? हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई ए और सी में। ठीक है रहने दो। नेक्स्ट, आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस ऑन अ सेट ए एंड एस इज अ एनी रिलेशन ऑन ए, देन आर जो है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस है, तो वो तभी होगा जब दोनों क्या हो जाए, बराबर ही हो जाए, सेट के बराबर ही हो जाए। ठीक है ना, इक्वल आ जाएगा। लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, पूरा कंप्लीट सेट। एक बार फिर से चेक कर लो। आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर जो है वो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब आर एक तरीके से क्या हो जाएगा, आर एक तरीके से ए क्रॉस ए हो सकता है। आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। एस इज एनी रिलेशन। अच्छा, एस जो है कोई भी रिलेशन हो सकता है, एस जो है वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो इसका मतलब कि वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो एस इज द सबसेट ऑफ आर, एस इज द सबसेट ऑफ आर। ठीक है, वैसे इक्वल भी हो सकता था, लेकिन मोर एक्यूरेट जो अब सुपर सेट कंसिडर करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो एस इज द सबसेट ऑफ आर। अगर इक्वल वाला भी ऑप्शन होता एस सबसेट इक्वल टू आर, तो उसको हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, मोर एक्यूरेट पे जाएंगे। नेक्स्ट, 43 का आंसर ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही है ना। 45, एक्स की जगह पर अगर हमने वन लिया, ठीक है, एक्स की जगह कर अब मैंने वन लिया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। एक्स की जगह 2 लिया, वाई की वैल्यू आ गई 6। एक्स की जगह 3 लिया, वाई की वैल्यू आ गई 9। बस, है ना, वन के साथ 3 किसी में भी नहीं है, नन ऑफ दिस। आर इनवर्स के केस में आंसर आ जाता, आर अभी हमसे पूछा गया है ना, नन ऑफ दिस। ठीक है, आर इनवर्स में भी नहीं होता, अभी नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलो 46। ये तो पता ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक देखो, वन टू, टू वन नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिविटी चेक करो। हाँ, वन टू, टू टू, तो वन टू है। कौन सा एलिमेंट नहीं है, तुम ये बन जाओ बताओ। वन थ्री नहीं है, वन थ्री तो है ना। तो तो हाँ, नहीं थ्री वन क्यों नहीं है, मुझे पहले उसकी प्राइमरी कंडीशन बताओ, कौन सा नहीं है। हाँ, ये मत बोलो कि थ्री वन नहीं है, मुझे प्राइमरी कंडीशन बताओ कि प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी हो रही है जिसका नहीं मिल रहा एलिमेंट, तब मुझसे बोलो। ट्रांजिटिविटी चेक करो पहले तो। जैसे कि इसने बोला थ्री वन नहीं है, तो थ्री वन क्या होना चाहिए था? अगर अगर होगा तो हमें सोचना है। अगर कुछ ऐसा है कि थ्री के साथ कोई ए है और ए के साथ वन है, अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में, तब थ्री से वन होना चाहिए। क्या ऐसा कोई एलिमेंट मुझे मिल रहा है वन के साथ? नहीं मिल रहा ना, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वाली कंडीशन ही नहीं है। अगर तुम गलत साबित कर सकते हो ट्रांजिटिविटी को, तब तुम बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है। अगर गलत ही नहीं साबित कर पा रहे हो, तो फिर ये मत बोलो। जो तुम बोल रहे हो कि थ्री वन होना चाहिए, वो सिमेट्रिक के लिए है।
इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 है और 3 1 नहीं है मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना? तो ट्रांजिटिव है। कहीं से कुछ लग रहा हो बोलो कहां से ट्रांजिटिव नहीं है, और सोच लो अच्छे से। वॉर्शल्स एल्गोरिथम लगा दो। है ना? तुमको तो मैंने बता दिया। अगर तुम्हें सोचने में नहीं सक्षम हो तो वॉर्शल्स एल्गोरिथम लगा दो। क्यों नहीं है? 4 ऑप्शन दे तो दिए। हाँ, इक्विवेलेंस नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इक्विवेलेंस नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो इकलौता वही ऑप्शन बच रहा है। मजबूरी है। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत ये भी दिमाग लगा लिया करो कि अगर हमने साबित कर दिया है कि सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक सब में से हट गया, एक ही ऑप्शन बच रहा है। मैंने कहा ना, सिर्फ ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए दिमाग लगता है बस, और उसके लिए भी वॉर्शल्स एल्गोरिथम मैंने बता दिए। कम एलिमेंट्स में तो लगा ही सकते हो, 10-20 सेकंड सोचो, नहीं तो फिर वॉर्शल्स लगा दो अगर कम एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है ना? रिस्क मत लो। ट्रांजिटिविटी और अगर वाला जो कंडीशन है वो मैंने बहुत बड़ा कीवर्ड है, वो अगर होगा तभी हम आगे के बारे में सोचना, अगर अगर नहीं है तो फिर तो सही है। ठीक है ना? तो फिर तो वो सही है। इसको करो। रिफ्लेक्सिव होगा x माइनस एक्स 0 0 लेस देन 1, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा x माइनस वाई और y माइनस एक्स, मॉड में अंदर सेम ही फंक्शन वर्क करेगा। ट्रांजिटिविटी के लिए हम नहीं कह सकते, ये एक तरीके का डिस्टेंस फॉर्मूला है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेस देन 1 है। तो अब अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन 1 है तो क्या तीसरे पॉइंट से भी उसका डिस्टेंस लेस देन 1 होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1 है और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस लेस देन 1 है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 होगा। ये 0.99 है, ये 0.99 है, ये कितना हो गया? 1.98 बढ़ गया ना? तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इसमें दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, इसलिए हमने तीसरे के बारे में सोचा कि ए का और बी से डिस्टेंस कम है 1 से, बी का डिस्टेंस सी से कम है, लेकिन ए का डिस्टेंस सी से कम नहीं हो रहा है। तो तीसरी वाली जब कंडीशन लेकिन वाली जब फॉल्स होगी तब हम उसको हटाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये करो। रिफ्लेक्सिव होगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होता ही होता है ए स्क्वायर। ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा, अगर ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 है तो बी इंटू ए भी ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ठीक है। और ट्रांजिटिविटी के लिए सोचो, ट्रांजिटिविटी के लिए सोचो, पॉजिटिव कब होगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है। तो अगर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव है, तो अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो अगर इसको बी लूंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तभी अगर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नहीं आई ना बात समझ में? ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, तभी हमें यह सोचना है कि क्या ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं तो नहीं सोचेंगे। अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। तो या तो अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो फिर वो उसमें जाएगा ही नहीं, और अगर नहीं जाएगा तो वो ट्रांजिटिव के बारे में सोचना ही नहीं, उसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ही ये बिलोंग करेगा, या तो ये दोनों नेगेटिव है तो ही बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाएगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव होकर ही पॉजिटिव बनाएगा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर इसको बिलोंग करना है आर में तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। मान लो कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? आर के अंदर बिलोंग करने के लिए नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव, और इसको बिलोंग कराने के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब याद नहीं है इतना यार। ठीक है, वो तो पढ़ाते पढ़ाते में याद आ जाता है। हाँ। क्या? -1 ले, 0 ले, 0 ले और 1 ले, ऑल रियल नंबर।
तो 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, और -1 से -1 बड़ा हो गया। S is a relation over the set R of all the real numbers. All the real numbers मतलब सारे ही ले सकते हैं। क्या? हाँ, हाँ। और A इंटू सी में -1 जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। ठीक है, -1 रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही हो रहा है फिर। नहीं, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, और ट्रांजिटिव भी कहाँ होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक तो हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बी ओनली, बी होगा। ठीक है। हाँ, अगर ये रियल नंबर नहीं दिया होता, नेचुरल नंबर दिया होता, या फिर मतलब 0 को अगर एक्सक्लूड करना होता, तो फिर इक्वलेंस हो पाता। नेक्स्ट 50। ये वाला तो बहुत सिंपल है, कई बार कराया हुआ है। कौन सा इक्वलेंस नहीं है? कौन सा इक्वलेंस नहीं है? सी वाला, है ना? क्योंकि ए लेस देन बी होता है, लेकिन बी लेस देन ए नहीं होता है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब इक्वलेंस नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारी शीट कंप्लीट हो गई है। 10 मिनट का ब्रेक लेके सेशन में बैठ जाओ। ठीक है।